स्थिति रही है। ये ऐसी स्थिति में कोई भी प्रदेश का वासी और खासतौर पर हमारे नन्हे मुन्ने बालक, किशोर किशोरियां, बालक बालिकाएं अपने को असहाय न समझें, अनाथ न समझें, बल्कि बेसहारा न समझते हुए अपने को सनाथ और सहारे से युक्त समझें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन किया और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन उद्देश्यों को पूरा किया है। प्रदेश का बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग इस सिद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं भविष्य में भी इस बात को हम इसी रूप में निभाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में निवेदन करूंगा मंत्री महोदया से, श्रीमती स्वाति सिंह जी से, कि इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदया। आज राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं हम सब की अभिभावक आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लेकर आए हैं कि आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अपने आप को स्वावलंबी और सशक्त महसूस कर रहा है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार की प्रमुख सचिव हेकाली झिमोमी जी, मेरे विभाग बाल विकास की डायरेक्टर सारिका मोहन जी, पोषण के डायरेक्टर कपिल, लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर बहुत सारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री दिख रही हैं और मीडिया के बंधुओं। कहते हैं कि किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र को अगर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर उसको प्रगति करना है, उसमें विकास करना है, तो ये आवश्यक है कि कुपोषण से उसको दूर किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार भी 2030 तक समूचे राष्ट्र को हमें भूख और गरीबी से मुक्त करना है और साथ ही साथ सभी बच्चों को शुद्ध एवं पौष्टिक आहार और एक पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में उन तक भोजन पहुंचाने का भी अभियान रखा गया है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में पोषण अभियान की उन्होंने नींव रखी और तब से हर वर्ष सितंबर माह को हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इसको मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से हर वर्ष सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की अभिभावक और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने हमेशा हमको इस बात की प्रेरणा देती रही है कि किस तरीके से हमें कुपोषण की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। और माननीय राज्यपाल महोदया, आपके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गदर्शन में बाल विकास पुष्टाहार ने 1 जुलाई 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक संभव अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हम सैम मैम और जो अति अल्प वजन वाले बच्चे हैं, गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चे हैं, उनका हम लोगों ने स्क्रीनिंग का काम शुरू किया है, जो 2 अक्टूबर को संपन्न हो जाएगा ये कार्य। इस तरह के अभियान हम समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गवर्नर मैम से इसकी प्रेरणा लेकर के विभाग समय समय पर इस तरह के कार्यों को करता रहा है। आज बड़े ही गर्व का विषय है कि आज इसी मन से माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 529 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा ना होती, माननीय राज्यपाल महोदया की प्रेरणा ना होती, तो शायद इस काम को करना संभव नहीं होता। मैं माननीय राज्यपाल महोदया के साथ में बनारस में आपके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला
वहाँ पर मैंने देखा कि आपने पूरे एक ब्लॉक में किस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल खेल में कैसे हम वहाँ पर बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं। मैंने देखा उन आंगनवाड़ी में जिस तरीके से पेंटिंग किए गए थे, जिस तरीके से चित्रों को लिखा गया था, बनाया गया था, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स और जिस तरीके से अक्षरों को, नंबरों को लिखा गया था, बच्चे खेल खेल में बता रहे थे। और मैंने उनके अंदर एक गुरु का गुण भी देखा। वैसे तो आप हम सब के लिए गुरु हैं। मैंने देखा कि बच्चों को आप किस तरीके से पूछ रही थी। पहले आपने लाइन से पूछा 1 2 3 4, कई बच्चे बता दे रहे थे, ऑलमोस्ट उसमें सारे बच्चे ही बता रहे थे। लेकिन जब बीच बीच में आपने शुरू किया, रैंडमली पूछना आपने शुरू किया, तो बच्चे शांत हो गए। जो बच्चे हमें बहुत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत तेज बच्चा है, वो बच्चा चुप हो गया। तब वहाँ पर राज्यपाल महोदया ने इस बात को सबको कहा कि ये बच्चा बहुत तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उन बच्चों को नंबर्स को पहचानना उचित तरीके से नहीं सिखा रहे हैं, सही तरीके से नहीं सिखा रहे हैं। आप इनको रैंडमली भी नंबरों को पहचानना और अक्षरों को पहचानना सिखाइए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उस राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब इस देश, इस राष्ट्र के बच्चे और इस देश की नींव को हम मजबूत बनाएंगे। और यही तरीका है मजबूत बनाने का। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज हम लोग अपने बाल विकास की योजनाओं को और इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम एक मैस्कॉट आंचल तथा गर्भावस्था के दौरान कुपोषण के बचाव के लिए और पोषण की सही जानकारी के लिए एक गोद भराई कार्ड शगुन नाम से उसका भी आज यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। उस कैलेंडर को भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, ताकि जितनी भी गर्भवती बहनें हैं, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, उन तक वो कार्ड को पहुंचाया जाए। ये भी माननीय राज्यपाल महोदया ने इस बात को कहा था कि हम सिर्फ जब हम कार्यक्रम करते हैं, गोद भराई कार्यक्रम करते हैं, तो सिर्फ उनको पौष्टिक आहार ही हम देते हैं। एक बास्केट में उस पौष्टिक आहार को बनाकर हम उनकी गोद भराई का रस्म पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसा लिख कर दें, एक ऐसा ब्रोशर बना करके दें, ताकि वो भविष्य में भी इन बातों को खुद पढ़कर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वहाँ तक जाकर उनको समझाएं भी, और वो कार्ड भी उनको दें, एक ब्रोशर उनको दे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जब उनका भविष्य में जब बच्चा जन्म ले तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले, एक पोषित बच्चा जन्म ले। आज मैं इस मन से माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं यहाँ इस मन से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अगर आप लोगों का मार्गदर्शन नहीं होता, आपका आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद ये विभाग इतनी अच्छी तरीके से काम न कर पाता और उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जो भी गर्भवती माताएं हैं, जो भी धात्री माताएं हैं, शायद उनके लिए इतने सघन रूप से हम इस अभियान को नहीं चला पाते। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और इस आशा के साथ कि इस राष्ट्रीय पोषण माह का जो आज उद्घाटन हो रहा है, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को हम और भी सुदृढ़ और भी सशक्त बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। देवर सज्जनों, ये सब हम जानते हैं और महसूस करते हैं, बहुत गहराई से दरअसल महसूस करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषण के बचाव और पोषण की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जैसा कि मंत्री महोदया ने जिसका उल्लेख भी किया, माननीय राज्यपाल महोदया की परिकल्पना, उनकी सोच, उनकी प्रेरणा से गोद भराई कार्ड शगुन जो है वो विभाग द्वारा तैयार किया गया है। और इस कार्ड के माध्यम से गोद भराई के दौरान जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए भविष्य में भी पूरे 9 महीने के दौरान उनको किस किस रूप में अपने लिए पोषण को सुनिश्चित करना है, क्या क्या खाने से किस किस तरह की ज़रूरतें उनके शरीर की पूरी होती हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया है। ये अवसर है जब मैं निवेदन करूं राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि वे अपने करकमलों से इस शगुन कार्ड का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ और जन जन तक जागरूकता फैलाने के लिए, और सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हम परिवार के कोई भी सदस्य हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सबके लिए आवश्यक है
कि इन चीज़ों का विवरण उनके पास हो, ताकि वे भी अपने घर में उन महिलाओं को प्रेरित करें जिन्होंने गर्भ धारण किया है और जो अगले 9 महीने के बाद जो प्रसव के माध्यम से जिस बच्चे को जन्म देंगी वो बच्चा स्वस्थ हो। करतल ध्वनि से अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं जरूर इस उद्देश्य को दीजिए, इस संकल्प को दीजिए जो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से और माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से इस रूप में साकार हो रहा है। बहुत बहुत आभार। निवेदन इसके साथ ही मैं करूंगा, क्योंकि हमारी एक परंपरा है और ये परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी गहराई में जाने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। गोद भराई की परंपरा, माँ बनना इस सृष्टि में, इस धरा पर सबसे महती काम है, क्योंकि वो ईश्वर के कार्य को माँ के रूप में स्त्री उसे आगे बढ़ाती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है। आज प्रतीक रूप में 5 महिलाएं इस मंच पर उपस्थित हैं जिनकी गोद भराई की रस्म यहाँ पर होगी। माननीय राज्यपाल महोदया से मैं निवेदन करूंगा और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं प्रार्थना करूंगा, मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि मंच पर विराजमान 5 महिलाएं, उन्हें अपने करकमलों से राज्यपाल महोदया उनको गोद भराई की रस्म पूरा करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वे अपना आशीष देंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि बच्चों से और ऐसे समाज के हर वर्ग से जो उनका स्नेह उन्हें मिलता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी होनी चाहिए और करतल ध्वनि के साथ होनी चाहिए देवी सज्जनों। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 जो महिलाएं हैं, इनमें पासी टोला से रेणु कश्यप हैं, पुराना बर्फखाना से लाली, बिजवा हाउस से सोना, नरही 1 से पूजा और चौपड़ से रजनी। ये 5 महिलाएं ये प्रतीक रूप में है, लेकिन ये संकल्प हमारे प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो गर्भ धारण करके जो उस बच्चे को जन्म देगी, जिस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है कि एक स्वस्थ बच्चा जन्म हो, क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ समाज की नींव तैयार करेगा और इस प्रदेश और देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो ये पुरानी अति प्राचीन परंपरा, बहुत ही पुरानी परंपरा है, लेकिन इसके पीछे का भाव जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भले शिक्षा का अभाव रहा हो किसी युग में, लेकिन उस युग में भी इन परंपराओं के माध्यम से हम स्वास्थ्य को लेकर, पोषण को लेकर कितने जागरूक रहे हैं। हमारी परंपराएं इस बात का द्योतक हैं और इस बात को हमें आज फिर से समझने की और उन्हें अपनाने की और ईमानदारी से अपनाने की आवश्यकता है देवियों सज्जनों। और ये उसी का प्रतीक है, जहाँ 5 महिलाओं को ये गोद भराई की रस्म जो है राज्यपाल महोदया के करकमलों से यहाँ संपन्न की जा रही है इस मंच पर। राज्यपाल महोदया से और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे मंच के अग्रभाग में ही महोदय प्लीज, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी मंच पर आने जा रहे हैं और उन बच्चों को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदया से कि वे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री महोदय बच्चों के साथ उनका जो स्नेह है और राज्यपाल महोदया का जो स्नेह मिलता है बच्चों को, अपने आप में बहुत सारे इसके उदाहरण हम सबके सामने रहे हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे हमारे लखनऊ से ही, पासी टोला से संस्कार और आंचल हैं। तालियां आप सबकी तरफ से, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को ये सम्मान मिल रहा है। तो ये बच्चों को उपहार राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से दे रहे हैं। पासी टोला से संस्कार और आंचल हैं, सब्दल बाग से यश और भावना, इसके अलावा पुराना बर्फखाना से फलक और अन्नत, बिजवा हाउस से सुफियान और अलीजा, भेड़ी वाली गली से प्रिंसी और चौपट से अर्पिता। इन्हें ये सम्मान यहाँ पर मिल रहा है देवियों सज्जनों, और ये सम्मान आशीष के रूप में है। ये फूलों, ये बास्केट
बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बिल्कुल करतल ध्वनि से आइए। ये जो स्नेह इस रूप में मिलता है इन बच्चों को, इनके लिए तो अविस्मरणीय है ही, लेकिन हम सब इसके साक्षी हैं, इसलिए हम सब के लिए भी ये अविस्मरणीय पल है। बहुत बहुत आभार राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवे सज्जनों, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास का जो एजेंडा, एक विशेष गति के साथ देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया, और उसकी सिद्धि के लिए उसमें केंद्र बिंदु में जो चीज़ है वो पोषण है। और इसीलिए क्योंकि कुपोषण की वजह से स्टंटिंग यानी बौनेपन की समस्या, कम वजन, एनीमिया यानी खून की कमी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बड़े होने के बाद पूरी जिंदगी भर वो दिक्कतें, वो परेशानियां रहती हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय पोषण माह पर एक छोटी सी फिल्म है, उस फिल्म के माध्यम से हम और बेहतर तरीके से इस पूरे आयोजन को, इसके प्रयोजन को, इसके उद्देश्यों को और उन संकल्पों को हम समझ पाएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रदेश को दिया। आइए देखते हैं उस फिल्म को। पोषण स्वस्थ भारत के सुनहरे कल के सपने की नींव है। इसीलिए सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है कुपोषण को दूर करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा पोषण अभियान कुपोषण को समाप्त करने के संकल्प को दर्शाता है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। पोषण के इस जन आंदोलन को उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ाया है। ये लड़ाई केवल एक विभाग की नहीं, एक समन्वित प्रयास, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, और उस कार्यक्रम को आज हम लोग इस राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले पोषण माह के दौरान पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए ICDS तथा राज्य पोषण मिशन द्वारा विविध स्तरों पर अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष मनाए गए पोषण माह में गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चे अर्थात सिवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन तथा मॉडरेट अक्यूट मैलन्यूट्रिशन पर पहली बार ध्यान दिया गया था। कुपोषित बच्चों के परिवारों को सेवाओं के साथ साथ अतिरिक्त संसाधन जैसे पोषण वाटिका, गौशालाओं से निःशुल्क गाय दी गई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए
सुपोषित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। संभव अभियान 3 माह तक सघन रूप से चलने वाला ये अभियान सितंबर के पोषण माह के साथ समाप्त होगा। असंभव को संभव बनाने वाले इस अभियान का ध्यानाकर्षण गंभीर कुपोषण यानी सैम से ग्रसित बच्चों पर ही है, क्योंकि सैम बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा कमजोर होते हैं। कुपोषण की सही और समय से पहचान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की खरीद की गई है। इन पर सभी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। संभव अभियान के दौरान पहली बार सैम बच्चों की चिन्हांकन की प्रक्रिया की सफल शुरुआत हुई है। पहचान किए गए सैम बच्चों की स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है। आगामी माहों में कुपोषण के विरुद्ध संभव अभियान को और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा तथा एक अंतर विभागीय योजना बनाई जाएगी। घर घर में पोषण की लहर जगाकर ही उत्तर प्रदेश में कुपोषण पर योजनाबद्ध जीत संभव हो पाएगी। देवियों सज्जनों, प्रदेश को और प्रदेश के लोगों के जीवन को रोशन करना है तो पोषण को अपनाना है और उसे आगे बढ़ाना है। यही उद्देश्य इस फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचा है। बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों और जो कि स्वास्थ्य पोषण संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमारा संकल्प भी है। और इसी उद्देश्य से ICDS मास्कट आंचल जो है वो आज यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे टैब पर क्लिक करके उसे बटन दबाकर उसका शुभारंभ करेंगे। मास्कट आंचल बहुत ही रोचक है, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण। घर घर में ये किलकारी गूंजे, खुशी गूंजे, यही संकल्प और यही सोच है हम सबकी। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी का जो हमारे पूरा तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और इसीलिए प्रदेश में 529 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हैं, जिनका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ होने जा रहा है। देवियों सज्जनों, निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय भी उनके करकमलों से इसका उद्घाटन। आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, उनके इस कृपा के लिए, स्नेह के लिए। पूरे प्रदेश में 24 जनपदों में ये नवनिर्मित कुल 529 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कि 4,142 लाख, लगभग 4,142 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं, जो हमारी इस पूरी प्रक्रिया को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय, आप दोनों की सदैव से ये कोशिश रही है और ये प्रेरणा हम सबको मिलती है कि प्रदेश में हम सब बेहतर से बेहतर काम करते हुए जनता की सेवा करें, और इस बात के लिए आप हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं। आज विभाग के फील्ड स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पुरस्कृत किया जाना है। मैं राज्यपाल महोदया से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें, जहाँ वे अपने करकमलों से
हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविकाएं तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट करके उनको यहाँ पर सम्मानित करेंगे और इस सब में आपका स्नेह तालियों के रूप में तो जरूर शामिल होगा। सबसे पहले अनीता विश्वकर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वाराणसी से, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि वे ये प्रशस्ति पत्र, ये सम्मान राज्यपाल महोदया से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर प्राप्त करें और करतल ध्वनि आपकी तरफ से होगी, क्योंकि हम सबकी शुभकामनाएं इन सबके साथ होनी चाहिए जिन्होंने जमीनी स्तर पर अंतिम जन के साथ खड़े होकर काम किया है। अर्चना मौर्य अयोध्या से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनको सम्मानित करने के लिए राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सबका आशीष मिला। कौशल्या रानी पीलीभीत से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आकर राज्यपाल महोदया से और मुख्यमंत्री महोदय से यह सम्मान प्राप्त करें। कौशल्या रानी, तालियां आप सबकी तरफ से, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से देवियों से जिन्होंने भी मिलनी चाहिए। और इसके बाद सहारनपुर से मोहिनी सैनी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आकर यहाँ ये सम्मान, ये प्रशस्ति प्राप्त करें। ये प्रशंसा उनके कार्यों के लिए है। मोहिनी सैनी। जौनपुर से प्रतिभा सिंह जी हैं, जिन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आकर ये प्रशस्ति पत्र और ये शॉल के माध्यम से सम्मान और आपकी करतल ध्वनि के माध्यम से ये आप सबकी शुभकामनाएं प्राप्त करें। प्रतिभा सिंह। सरिता देवी मेरठ से, उनको आमंत्रित करते हैं। और सरिता देवी के बाद बाराबंकी से शर्मिला देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं आप भी, आपको भी ये सम्मान यहाँ उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जा रहा है। शर्मिला देवी बाराबंकी से। सुनीता देवी इसके बाद मैनपुरी से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं। सुनीता देवी मैनपुरी से, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उनका भी यहां सम्मान किया जाएगा। इसके बाद रामपुर से तरन्नुम, उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर आने के लिए, निवेदन करता हूं कि वे आकर यह सम्मान प्राप्त करें। शॉल और प्रशस्ति पत्र यहां इस मंच पर। कानपुर देहात से उषा जी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जो सेवा भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करती हैं। इसके बाद मुख्य सेविका बाराबंकी से पारा अधिकारी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। पारा अधिकारी मुख्य सेविका बाराबंकी से, उन्हें भी इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र भेंट करके और शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि उन सबको भी मिलनी चाहिए। मुख्य सेविका रेणु पांडे वाराणसी से, आमंत्रित करता हूं रेणु जी को कि वे आकर ये सम्मान प्राप्त करें। मुख्य सेविका रेणु पांडे जी। सुबोध हैं मेरठ से, मुख्य सेविका, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आकर ये सम्मान यहाँ पर प्राप्त करें। और हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, अतेंद्र कुमार मेरठ से, उन्हें यह सम्मान राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी कानपुर नगर से रत्ना श्रीवास्तव जी, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी ये सम्मान प्राप्त करें। करतल ध्वनि एक बार सभी के लिए। और देवी सज्जनों, नए 90 बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति जो है लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। आज यहाँ उनमें से 10 को यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और ये पत्र प्रदान करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। और इसमें सबसे पहले मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, सुश्री शिवानी गुप्ता, नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे ये राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय से। श्री यश मेहता, चंद्र प्रकाश यश मेहता, ये नई ऊर्जा का संचार पूरी प्रक्रिया में इस तंत्र में होगा। चंद्र प्रकाश तिवारी को आमंत्रित करता हूं। चंद्र प्रकाश तिवारी। उसके बाद रामानुज पांडे के बाद राहुल सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री सुश्री शिवानी सिंह, श्रीमती मीनाक्षी पांडे, श्री आकाश डालमिया,
मीनाक्षी पांडे के बाद आकाश डालमिया जी आएंगे। आकाश डालमिया और सुश्री शिवानी दीक्षित, ये 10 हमारे नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी। बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हें, बहुत सारा आशीष बड़ों का और हम सबकी तरफ से मंगल कामनाएं इन सभी को। बहुत बहुत आभार राज्यपाल महोदया का, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और आभार मंत्री महोदया का। एक नई ऊर्जा इस रूप में विभाग के साथ जुड़ेगी, नए तौर से नई प्रेरणा के साथ और नए बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। ये हम सबका संकल्प होगा इस रूप में। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच में पोषण जो है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आत्मिक सोच को भी श्रेष्ठ बनाया जाए, ये सब उसमें शामिल किया जाए। कहते भी हमारे समाज की पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, और इसलिए एक एकीकृत विकास की पूरी संकल्पना जो है मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको दी है। आज एक बार पुनः यह अवसर हम सबको मिल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम प्रेरणा प्राप्त करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनकी उपस्थिति हम सबको गौरव की भाव से भर देती है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण माह के आज के इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। प्रदेश के वे सभी केंद्र, हर जनपद में इन केंद्रों के साथ आज सीधे संवाद का एक कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर भी उपस्थित जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देकर के आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित होने चाहिए, पोषण मिशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इन सब के लिए उन्होंने अपना समय दिया और स्वयं उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब
इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के ही क्रम में हम सबको जो एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना और पौधरोपण का अभियान। द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष, यानी जिसमें बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन। उनके लिए, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन से योगिक क्रियाओं को करने से और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती हैं, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना। तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहद पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना। और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना। यानी ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम एक विशेष अभियान है और इस अभियान के साथ मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ करके इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक बच्चे और एक मां और एक बच्चे के ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इस समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उसके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक महाअभियान है। और इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ करके हम सबको इसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सरकार ने इस दिशा से बहुत सारे अपने अभियान प्रारंभ किए हैं, पहले से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अभिनव प्रयोग प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, राज्यपाल महोदय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर हुए हैं और उससे बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। उस बेहतर परिणाम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आए हैं और उस बेहतर परिणाम का ही आज यहां पर प्रदर्शन है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यहां पर अभी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। मैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूं, इन सबको हृदय से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थापना और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है।
राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थायी भवन पे चल रहे हैं। क्या हम उन्हें अस्थायी भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही इस केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। वे बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है और बाकी जो 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। लगभग 7 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक कोविड टेस्ट उनके संपन्न किए हैं, यानी दोनों देश के अंदर सर्वाधिक है। और इस कालयक हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब हम आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। और आज इस अवसर पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी। आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए। क्योंकि बच्चे
ये ईश्वर की कृति है। उसके लिए शासन के द्वारा उन्मन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए, एक ईश्वरीय कार्य है। और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी एएनएम ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर लें, जिससे किसी कोई सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं और 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह, 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित मां को मिल जाए या किसी बच्चे कुपोषित बच्चे को मिल जाए, उसके लिए अमृत हो जाएगा ये। क्योंकि ज्यादा दूध नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति को उतना खाना चाहिए जितने पचाने की क्षमता हो। अगर पचाने की क्षमता
100 ग्राम है और वह व्यक्ति 500 ग्राम ले रहा है तो अपच हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो वह निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर जो गायें हैं, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर कुपोषित मां को प्रशासन जनपद स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2500 के आसपास ऐसी कुपोषित माताओं को अब तक एक एक गाय उपलब्ध कराई गई है। और उसमें गाय उपलब्ध कराने के साथ साथ हर माह उन्हें 900 रुपया उस गाय के लालन पालन के लिए अलग से दिया जा रहा है, कि जिससे वह स्वयं दूध भी लेगी और दूध लेने के साथ साथ गाय का पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से 900 रुपये हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सबके साथ कहूंगा, जो एक किचन गार्डन हम बनाएंगे, इसके साथ ऐसी महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी जो भूमि होगी, राजस्व विभाग के साथ बैठ करके जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके लिए भी छोटे छोटे पट्टे इसको उन परिवारों को देते हुए, गाय की व्यवस्था उनके लिए करवाते हुए, और एक एक गाय, दूध देने वाली गाय एक एक उपलब्ध करवा देंगे। आप देखना 2 महीने के अंदर परिणाम, एकदम बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ये शासन की योजना पहले से है, अगर हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे तो ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम, वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर इस कार्यक्रम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बाल विकास और महिला कल्याण का विभाग करने में सफल हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के अवसर पर, मैं एक बार माननीय राज्यपाल महोदय का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपका एक एक शब्द हम सब के लिए एक संकल्प है, एक विजन, एक सोच और एक रोशनी की तरह है, ताकि हम प्रदेश को और बेहतर बनाएं और आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत आभार आपके इस प्रेरक संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, यह हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मातृस्वरूपा माननीय राज्यपाल महोदया की गरिमामयी उपस्थिति है। महिलाओं के कल्याण, बच्चों की खुशहाली, इन सब को उनकी सोच में बहुत ही केंद्र बिंदु में ये चीज़ें हैं और जिससे उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता है, आज भी मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदया से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीष हम सबको दें। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंत्री श्री स्वाति सिंह, मंच पर विराजमान सब महानुभाव, विभाग के सभी अधिकारी श्री, जिसको आज सम्मानित किया गया है, ऐसी सभी हमारी कार्यकर्त्री बहनें जिसको नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आज का ये विषय मेरे लिए तो बहुत ही दिल की नजीक है। मैं जब मंत्री बनी तब ऐसा सुनने में आता था कि ACS कौन है, और सामान्यतः मंत्रियों के मन में और ACS के मन में, अधिकारियों के मन में ये रहता है कि राजस्व PWD विभाग मिले तो अच्छा है, सबका ध्यान उस पर ही रहता है। यदि महिला बाल कल्याण मिल गया तो बड़ी सजा हो गई, ऐसा मानते हैं। मंत्रियों में भी वही भाव रहता है कि मुझे तो महिला कल्याण दिया है। अब सोचिए, भारत में 50% महिलाएं हैं और 25% बच्चे हैं। इस 75% लोगों की ओर देखने का रवैया हमारा होना चाहिए मित्रों। यदि भारत को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को सशक्त बनाना है, संस्कारी बनाना है, स्वस्थ बनाना है,
तो ये डिपार्टमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और जो श्रेष्ठ ACS हो, श्रेष्ठ मैं तो कहती हूँ, जो दौड़ता रहता है जिलों में, तालुका प्लेस पर, गांव-गांव, वो ही अच्छा महिला बाल कल्याण चला सकता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, नीचे गांव में, एक गांव में भी 4, 6, 7 आंगनवाड़ी होती है, और आपकी एक गांव में 10-12 महिलाएं काम कर रही हैं, आशा वर्कर काम कर रही हैं। तो कितना बड़ा एक जुट सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सरकार की हर इंफॉर्मेशन ये जो नीचे स्टाफ है उसके द्वारा सरकार के पास आ सकती है मित्रों। दूसरा, सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। महिला बाल विभाग वो करेगा, हेल्थ विभाग ये करेगा, PWD वो करेगा, वो करेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट के बीच में संकलन होना चाहिए, इसका भी थोड़ा सा अभाव नहीं कहूँगी, लेकिन सोच अभी बनी नहीं है मित्रों। मैं कई आंगनवाड़ियों में जा रही हूँ, एक प्रवास में, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 आंगनवाड़ी 2 आंगनवाड़ी तो रहती ही है। अभी देखिए, मैंने कई आंगनवाड़ी में ये पूछा हमारी कार्यकर्त्रियों को कि गोद भराई की रस्म तो हुई, लेकिन ये महिलाओं की डिलीवरी कौन सी हॉस्पिटल में होने वाली है? तो एक दूसरे के सामने देखने लगे, और मुझे जवाब ये मिला कि वो तो आशा वर्कर देखती है। आंगनवाड़ी एक, आप उसको भोजन करवाते हो, व्यंजन बनाने सिखाते हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल में हमारी ये महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है सगर्भा माता को खाने पीने के लिए। अब महिलाओं को पूछो तो वो तो बोलती ही नहीं है, क्योंकि शायद मेरी भाषा समझ नहीं होगी। क्या पैसा लाते हो बैंक में से? क्या खरीदते हो? क्या खाते हो? कौन लाता है? तो वो तो चुप रहती है। अभी मैं एक फर्रुखाबाद जिले में जाकर आई, तो वहाँ मैंने कहा कि एक काम कीजिए, वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के 2 VC थे, आंगनवाड़ी में जो टॉयज वगैरह देने के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, यूनिवर्सिटी के साथ संबंध करने वाली जो कॉलेज है, और वहाँ ही कोई कॉलेज है, गांव के आसपास एरिया में कॉलेज है, तो उनके स्टूडेंट्स, जितनी गांव में महिलाएं हैं, 10 गांव तय करो, 15 गांव तय करो, और इसमें जितनी सगर्भा माता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे कब जमा हुआ, और इसमें से विड्रॉ कब हुआ, कितना हुआ, और क्या फायदा उसको हुआ। वेट तो होता ही रहता है। तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो लाए तो उसके वेट में कोई चेंज हुआ कि नहीं, वेट बढ़ा कि नहीं, बीमार होती थी तो धीरे धीरे करके बीमारी कम हो रही है। ऐसे कई बिंदुओं पर इसका स्टडी करने की बात मैं कही है कि आप स्टडी करिए। और दूसरी बात यह है कि जो टीबी वाले बच्चे हैं, 500 रुपया तो मिलता है मित्रों, करोड़ों रुपया का खर्च हम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि नहीं। 500 रुपया में से वे लोग क्या लाते हैं और बच्चों को क्या खिलाते हैं, उसका भी स्टडी करने की आवश्यकता है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को इनके साथ जोड़ना और वे प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें से क्या परिणाम आता है वो परिणाम सरकार के सामने रखें, कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि हम जो तिजोरी में से वहाँ भेज रहे, इसका सही में इसका लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, तो और हम आगे चलकर इसमें देखभाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। एक अच्छी बात मैंने वहाँ देखी फर्रुखाबाद में, शायद हमारे CM को तो पता होगा ही,
वह जो गौशाला चलती है, बहुत बढ़िया गौशाला चलती है मित्रों। मैंने देखा ग्रीन घास भी काफ़ी मात्रा में वे लोगों ने उगाया है सरकारी लैंड पर, और शायद 30 गौशाला पूरे डिस्ट्रिक्ट में वे लोगों ने शुरू किया है, लेकिन एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। और वे महिलाओं जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है, वे महिलाओं का सम्मान किया था उसी समय, इसी वजह से मुझे पता चला। वे लोग, हमारी ये परंपरा रही है हिंदुओं की खास करके कि माता जब रोटी बनाती है तो सबसे पहले एक रोटी वो अलग कर देती है गाय को खिलाने के लिए। गाय माता है, उसको खिलाने के लिए हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमारी गाय माता भूखी नहीं रहनी चाहिए। और गाय तो पहले आती जाती रहती है तो खिला देते थे। अभी इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, गौशालाएं वगैरह वगैरह बन गई, लेकिन वो भाव तो अंदर पड़ा हुआ है कि यदि समय मिले या तो गाय आ जाए तो हम खिला दें। तो ये डीएम ने ये किया कि गांव में लोगों को एकत्र करके रोटी, कम से कम 1 रोटी 2 रोटी आप रखिए, हमारे यहाँ से कोई बंदा आएगा और वो रोटी कलेक्ट करेगा और वो रोटी वहाँ गौशाला में पहुँचाई जाएगी और वहाँ गाय को रोटी खिलाई जाएगी। अब इतना सुंदर एक कंसेप्ट, और इसमें रोटी कौन कलेक्ट करता है मैंने पूछा तो कहा कि एक दिव्यांग बच्चा है, उनको हम लोगों ने साइकिल दी है, जो 25-50 घर है आइडेंटिफाई है, वहाँ जाकर वो रोटी इकट्ठा करता है और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता है। ये जो प्रेरित करने का काम कौन करता है, तो गांव की एक महिला थी, वो महिलाओं का सम्मान हुआ, वो प्रेरित करने का काम करती थी। 5-25 महिलाओं को एकत्र करना, सबके साथ बैठना, चर्चा करना और 1-1 रोटी 2 रोटी देना, वो बात वो करती थी और लिस्ट बनता था और वहाँ से रोटी कलेक्ट होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो एक अच्छा पवित्र काम है, पुण्य का काम है मित्रों, लेकिन मुझे लगा कि इसमें एक और आप जोड़ दो। क्या जोड़ना? तो मैंने बताया कि भाई वही गांव में अब इतने अच्छी तरह से लोग काम में जुटे हैं, तो आप एक आंगनवाड़ी के 1-2 बच्चे ही कुपोषित होते हैं, तो कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ दो। जो 4 महिलाएं काम कर रही है वो 4 महिला ही और वहाँ की ग्राम प्रधान, ये तीनों मिलकर जितने अपने अपने इस आंगनवाड़ी में बच्चे हैं कुपोषित, उनके साथ जोड़ो, कुछ न कुछ खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे या अपने घर से कुछ लेकर वे लोगों को खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुपोषण में से जल्दी हमें हमारे यूपी को बाहर निकाल सकते हैं मित्रों। जनता को जोड़ना बहुत ही जरूरी है मित्रों। और मैंने देखा है कि जब टीबी वाला काम का आरंभ किया तब मुझे लगता था कि कौन आएगा कौन करेगा, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सामने से लोग आए गए। एक बार 25 बच्चों को लिया, टीबी में से मुक्त हो गया, तो दूसरे 25 बच्चों को ले रहे हैं। अभी कहना नहीं पड़ता है, खुद स्वयं अधिकारी, डीएम, सीडीओ, मेन अधिकारी, हेल्थ विभाग के अधिकारी, वो भी बच्चों को गोद ले रहे हैं। जो ये भाव हमारे समाज में पड़ा हुआ है, तो हम कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। मैंने एक वहाँ भी कहा कि आप ग्राम प्रधान, इसके साथ आशा वर्कर और इसके साथ कार्यकर्त्री, तीनों को उपस्थित रखिए और ये तीनों मिलकर आंगनवाड़ी के साथ संबंधित जितनी योजना है, सभी योजनाओं का अमलीकरण ग्राम प्रधान के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा पूरे गांव में अमलीकरण करवा सकते हैं मित्रों। वहाँ एक ग्राम प्रधान भी था, एक नहीं था लेकिन 10-15 थे। तो एक ग्राम प्रधान को मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए कोरी स्लेट है, आप जो चाहे वो करवा सकते हो इससे। यदि उसको प्रेरित किया जाए कि भाई ये रोड तो बनाना है, पानी की व्यवस्था भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपके गांव को कोरोना मुक्त बनाइए,
आपके गांव को टीबी मुक्त बनाइए, आपके गांव को कुपोषण मुक्त गांव बनाइए। ये 3-4 संकल्प यदि हमारे ग्राम प्रधान कर देते हैं, वो तो होगा ही, क्योंकि डीएम सीडीओ है, वो तो विकास का काम करते रहते हैं। एक रोड बनाना है, वो तो जब मंजूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो नए हमारे ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधानों की स्लेट एकदम कोरी है। जो 5 साल करके गए, 10 साल करके गए, तो उनकी सोच अलग बनी हुई होगी। लेकिन इतने ज़्यादा चुनकर आए हैं, महिलाएं काफ़ी चुनकर आई है, उनको हम प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही सरलता से हो जाएगा। दूसरा है, जब आंगनवाड़ी में जाते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार की व्यंजन, अलग अलग प्रकार की वानगी हम बोलते हैं, वो बनाकर पूरा स्टेज पर रखते हैं। तो मैं पूछती हूँ कभी कभी कि क्या ये सब जो आज आपने बनाया है वो महिला के घर पर बनता है? तो उन्होंने कहा हम काउंसलिंग तो करते हैं, काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। काउंसलिंग तो आपको बोलेंगे कि ऐसी तरह करना, वो करना, वो करना, लेकिन सही में मैं बताऊं, क्योंकि मैं 10 साल वो क्षेत्र को देख कर आई हूँ, वहाँ स्थिति है वो वही भी थी, नहीं थी ऐसा नहीं है। घर में माँ तो खेत में जाती है, घर का कामकाज करती रहती है, 2-3 बच्चे भी होते हैं। इस सब काम में से कोई माँ, और दूसरा घर में अभी तो गैस आया, उसी समय तो गैस भी नहीं था। यदि कुछ गर्म करके बच्चों को खिलाना है तो मिट्टी का तेल लाओ, प्राइमस जलाओ, लकड़ी जलाओ, गर्म करो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। अभी ये जो घर में गैस वगैरह आ रहा है तो शायद हम प्रयास करेंगे तो होता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो लोग गर्म करके खिलाएंगे। लेकिन आप उसको काउंसलिंग करो, लेकिन इसमें कुपोषित बच्चों को केंद्र में रखिए। उनकी माता के घर पर जाकर उसको बोलो कि मेरी उपस्थिति में ये लड्डू बनाइए इसमें से, तो ये 1 वीक तक चलेगा ही, और वो बनाएगी आपकी उपस्थिति में। यदि आप अंकुरित मग या तो अंकुरित चने करवाते हो तो आप बोलो कि कल मैं आऊंगी तो अंकुरित करके रखना है और बच्चों को खिलाना है। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन यदि हम करवा सकते हैं वे लोगों के पास, तो जो राज्य सरकार दे रही है, करोड़ों रुपया का खर्च कर रही है, उसका लाभ वो लोगों ले सकते हैं। आंगनवाड़ी में ज़्यादातर मैं देखती हूँ दिवाले, तो जो कुछ लिखा है सब मोस्टली शायद 10% होगा हिंदी में, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इंग्लिश मीडियम की आंगनवाड़ी है? तो कि नहीं। तो इतना अंग्रेजी अंग्रेजी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे पता नहीं चलता है कि एक छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चों के सामने मातृभाषा का महत्व होना चाहिए हमारे सामने। और राष्ट्र की हिंदी भाषा की कमेटियां पूरे देश भर में जाकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, और जो हिंदी भाषी स्टेट है वहां के छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी में सिखा रहे हो। और वहाँ सीडीपीओ थे, सुपरवाइजर थे, उन्होंने, मैंने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप सही है, हमारी गलती है, अब हम हिंदी में करवाएंगे। ऐसा नहीं बेटा, भाषा तो मातृभाषा से जो आप सिखाओगे तो उसकी मातृभाषा उनकी है ही, और इसमें वो पढ़ेगा तो उसको कोई मुसीबत, कोई वो नहीं होगा, क्योंकि वो घर में भी बोलता है, बाहर भी बोलता है हिंदी भाषा। और जब समय आएगा 4th या 5th स्टैंडर्ड, तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ ना अंग्रेजी। लेकिन पूरा दीवार भरी हुई है अंग्रेजी 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 से मित्रों। तो मैंने तो और सुझाव दे दिए कि आप जहाँ हैंड लिखा है
वहाँ हाथ लिखिए, हिंदी में क्या बोलते हो आप। सब में हिंदी, काउंस में हिंदी लिख दो तो अच्छा रहेगा, बच्चे भी सीख जाएंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हम लोग आंगनवाड़ी देखते हैं, और मैं तो ये सुझाव दूंगी, भाई देखिए, आपके मुख्यमंत्री, मैं टीवी देखती रहती हूँ ना, तो हर रोज 2 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करते हैं। आपके मुख्य अधिकारी कितने प्रवास करते हैं? डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, जरा सोच लीजिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंचोगे, ब्लॉक तक नहीं पहुंचोगे, तब तक सही मायने में परिणाम क्या मिला है पता ही नहीं चलेगा। और इसी वजह से मैं तो महिला बाल कल्याण विभाग को ये कहूँगी कि आप महीने में 4 दिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाइए और सरप्राइज विजिट करिए आपकी आंगनवाड़ी की। भले बच्चे नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी देखो तो सही। ये कितनी अच्छी बात है कि ये कोरोना के समय पे भी एक राज्य का मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर प्रेरित करे कि आंगनवाड़ी कायाकल्प करो, और ये काम हो जाता है। तो पूरी टीम लगे तो कितना काम अच्छा हो सकता है। और इसी वजह से एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अधिकारियों को। मैं तो पूछती रहती हूँ, भाई आप आपके एसीएस को पहचानते हो, आपको फलाना को पहचानते हो, तो वो जवाब नहीं मिलता है मित्रों। प्रेरणा तो वहां से लेनी चाहिए मित्रों। जब उपला अधिकारी काम करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे करके नीचे तक ये पहुंच जाता है। और राज्य सरकार की प्राथमिकता में 2 विषय हैं, एक है आंगनवाड़ी, दूसरा हेल्थ। हेल्थ और आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सगर्भा माता आती है, किशोरी आती है, उस पर ध्यान दिया जाता है, किशोरी पर ध्यान दिया जाता है। किशोरी सशक्त बनेगी तो सशक्त बच्चों का जन्म देगी। वही किशोरी सगर्भा बनती है, उसको पोषण के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देती है मित्रों। और हमारे जितने छोटे बच्चे हैं, इसमें से शायद 10% बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा ही नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं, चाहे सब्जी काटना, मम्मी के साथ जाना और इसके साथ घूम घूम कर अलग अलग प्रकार के काम करना, ये सब करते हैं बच्चे। देखिए, कल मैंने एक वीडियो देखा था, 8 साल का बच्चा ई रिक्शा चलाता था, 8 साल का। माँ बाप दिव्यांग, 3 भाई बहन, इसमें सबसे बड़ा बेटा वो 8 साल का, बाकी 6 साल का, एक बेटी 4 साल की। ई रिक्शा वो चलाता था, सुबह में पढ़ता था और शाम को 4 बजे के बाद ई रिक्शा लेकर कुछ न कुछ मुसाफिर को इधर से उधर, या तो कुछ काम है तो इधर से उधर वो जाता था और कमाकर घर पर पैसे लाता था। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे यहाँ जो वो काम कर रहे हैं और फिर भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम तो वो है कि ऐसे कितने बच्चे हमारे यहाँ हैं कि जो घर पर भी उसको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और फिर पढ़ने के लिए आता है। कभी लेट भी हो जाते होंगे, कभी नहीं भी आते होंगे, तो उस पर भी हमारा ध्यान होना ही चाहिए मित्रों। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और उसकी हेल्पर, कितना स्टाफ है आपके पास, तो देखिए कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका बंदा गांव में बैठा हो। एक आध डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है तो ग्राम सेवक वाले, बाकी महिला बाल कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसका गांव में
एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 लोग गांव में बैठे हुए हैं, कार्यकर्त्री के रूप में, हेल्पर के रूप में, आशा वर्कर के रूप में। इतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो मेरी तो एक सुझाव रहेगा कि जितनी कार्यकर्त्री महिला है वो एक एक बच्चे को गोद लें, और आप संकल्प कीजिए कि मेरी आंगनवाड़ी कुपोषण मुक्त होनी चाहिए। क्यों कोई किसी के सामने हमें हाथ लंबाना चाहिए? सीढ़ी पे वो एक बच्चे को गोद ले सकती है, सुपरवाइजर एक बच्चे को गोद ले सकती है, तो कितने बच्चों को गोद हम ले सकते हैं? एक गांव में 4 आंगनवाड़ी है, 4 2 8 बच्चे मान लो कि कुपोषित है, तो एक एक महिला एक एक बच्चों को गोद लेती है। यदि वो नहीं लेती, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करो। दूसरा देखिए, आपके यहाँ यूपी में स्वयं सहायता समूह की जो ताकत है ना, वो मैंने देखी है मित्रों। जो पहले घर से बाहर निकलती नहीं थी, निकलने नहीं देते थे, आज 5,000, 10,000, 25,000 रुपया कमा कर लाती है, और उसकी सोच बदली है मित्रों। वो कहती है, बोलती है, यदि हमें कोई काम गवर्नमेंट देगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। और गांव में ही स्वयं सहायता समूह है, उनके साथ भी बैठकर आप 1-2 बच्चों को भी वे लोगों को दे सकते हो। मैं तो पूछती हूँ, क्या कुपोषित बच्चों को ले सकते हो? बोलती है, हाँ दीजिए, हम लेंगे, और कुपोषण से मुक्त कराइए। इतनी स्ट्रेंथ गांव में पड़ी हुई है। ये गांव की स्ट्रेंथ का उपयोग हम भारत को टीबी मुक्त बना सकते हैं, कुपोषण मुक्त बना सकते हैं, और जो अति कुपोषित बच्चे हैं, सेम बच्चे हैं, वो बच्चों को भी इसमें से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं मित्रों, एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन ये सबको इकट्ठा करना, सबको प्रेरित करना, ये काम है डिपार्टमेंट का, और वे काम डिपार्टमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। और मैंने देखा है कि लोग तैयार हैं काम करने के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी को, चाहे कॉलेज को, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, सब लोग तैयार हैं ये सब काम करने के लिए। इसी वजह से मैंने कहा कि सबको इकट्ठा करना, और जहाँ डीएम सक्रिय है वहाँ ये काम वे लोग कर देते हैं और दिखा देते हैं कि हम लोगों ने ये काम करके दिखाया है, और हमारी इतनी आंगनवाड़ी में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं है, वो भी मैंने देखा है। टीबी वाले बच्चे भी डीएम वगैरह वगैरह ले रहे हैं। तो उठिए, दौड़िए, मैं तो कहती हूँ, इतना पोटेंशियल है यूपी में, लोगों में इतनी ताकत है मित्रों, और ये ताकत का सही उपयोग जो आप सब लोग मिलकर करोगे तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही तेज गति से यूपी को कोरोना मुक्त भी बना सकते हैं, टीबी मुक्त भी बना सकते हैं, कुपोषण मुक्त भी बना सकते हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि भारत कुपोषण में से मुक्त हो मित्रों, तो हम करवा सकते हैं। संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदया का। मातृ स्वरूपा हैं, उनके शब्दों में जो गहनता है, उनकी संवेदनाओं में जो गहराई है, वो हम सब अभिभूत भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं, और जीवन में संकल्प की तरह उसे धारण करें, इस बात की प्रेरणा हम सबको मिलती है। बहुत बहुत आभार आपका। निवेदन करूंगा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुश्री वी हेकाली चिमोमी से कि वे कार्यक्रम के अंतिम चरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। पोषण किसी भी समृद्ध देश के लिए सुनहरे लाल की नींव है। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण को दूर करने के लिए चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ
आज माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में हो रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए आपके कुशल नेतृत्व में असंभव को संभव बनाने के उद्देश्य से जन आंदोलन के रूप में संभव अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु मैं माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग अंतर्विभागीय समन्वय के साथ प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति दिलाएगा। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण से बचाव व पोषण की सही जानकारी प्रदान करने के लिए गोद भराई कार्ड शगुन तैयार कराने व समाज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की महत्वता व उपयोगिता को स्थापित करने के लिए आंचल मैस्कॉट तैयार कराने के लिए मैं निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं निदेशक राज्य पोषण मिशन व उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, शासन निदेशालय, जनपद के अधिकारी, कर्मचारी तथा कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे कार्मिकों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। अंत में मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से आई अपनी आंगनबाड़ी व मुख्य सेविका बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। एक बार आप सबकी तरफ से आभार आपकी करतल ध्वनि के रूप में होनी चाहिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, जिन्होंने इतने स्नेह के साथ इतनी ऊर्जा से हम सबके अपनी अभी आप लोग अपने अपने स्थान पे ही रुके रहे, आप लोग बैठे रहे और ये अवसर है जब हम आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उस नेतृत्व